जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा संपादकीय विश्लेषण है वो आपके जीएस पेपर 3 यानी एग्रीकल्चर सेक्टर कृषि क्षेत्र के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमेशा एक सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि जो भी खाद्यान्न उत्पादन होता है उसके बाद उसका वेस्टेज होता है, काफ़ी सारे जो फसल हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो उन उपजों को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो मार्केट में उतने ही क्वांटिटी, उतने ही अमाउंट, उतने ही अधिकता में पहुंच सकें, उतनी ही संख्या में पहुंच सकें जितना कि उनका उत्पादन हुआ है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि वो जो उनका वेस्टेज हो जाता है, जो ये फसल बर्बाद हो जाते हैं, हमें उन फसलों का भंडारण करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, ताकि सप्लाई जो है, जो मार्केट तक जितने फसल पहुंचने चाहिए या सब्जी फल जो पहुंचने चाहिए वो उतनी मात्रा में पहुंचे। तो ये सारी चीज़ों को लेके इस पर एक विश्लेषण है। अभी हाल ही में कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं, जिसकी बाद हमें ये पता चलता है कि खुदरा महंगाई, खास तौर पे जो खाद्य सामग्री का है, फल सब्जी, इनके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो वो आंकड़े हम कुछ देखेंगे। उन आंकड़ों से आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि अभी क्या चल रहा है, और कुछ महीने के बाद जब इस तरह का आर्टिकल दोबारा से आएगा, इस तरह का संपादकीय दोबारा से आएगा, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप फिर अपने जोड़ के समझ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है खाद्य महंगाई की बढ़ती चुनौतियाँ। चलिए इस पर देखना शुरू करते हैं विश्लेषण को। तो सबसे पहला यही है कि खबर में ये क्यों है, न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। देखिए, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिसे हम इंग्लिश में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, इसके अनुसार जून में जो खुदरा महंगाई दर है, रिटेल इन्फ्लेशन रेट, वो अब बढ़कर 5.08% हो गई है। तो आरबीआई का भी टारगेट रहता है कि 2 से 6% के बीच में ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसको मेंटेन किया जा सके। उस हिसाब से तो ये आपको मेंटेन होते हुए नज़र आएगा। लेकिन जब हम इस खुदरा महंगाई दर के अंदर खाद्य वस्तुओं की वजह से महंगाई को देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि फूड इन्फ्लेशन को देखने की कोशिश करेंगे, तब हमें वो महंगाई दर 9.36% के आसपास नज़र आएगी। और उसका कारण क्या है? चाहे नॉर्मल जो सब्जियां हैं, आमतौर पे जो सब्जियों को हम खाते हैं, जैसे कि आलू हो गया, टमाटर हो गया और प्याज हो गया, ये सब्जियां हमेशा हर जगह उपयोग में लाई जाती हैं, चाहे कोई त्यौहार हो, घर में आमतौर पे इस्तेमाल में हो, तो इनके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। 20%, 40%, 30%, इस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने में इनके दाम बढ़े हैं। इसलिए हमें जो खुदरा महंगाई दर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर समझ में आ रही है, वो 9.36% है। अब इसका कारण क्या है? अब हमें इसके कारण को समझने के लिए कुछ महीने पहले जाना पड़ेगा। अभी हम खड़े हैं जुलाई में, ये जून के आसपास के आंकड़े हैं, मई जून के। जब आप इसके पीछे जाएंगे, जो अभी हाल ही में गेहूं का उत्पादन पूरा हुआ, कई सारे फल सब्जियों का उत्पादन हुआ, जो महीना बीता वो है फरवरी, मार्च, अप्रैल का, ठीक है। ये 3 महीनों में आप देखेंगे तो जो गर्मी पड़ी है, अभी तक हमने देखिए मौसम को, गर्मी को इस तरह से पढ़ा है जो GS3 के एनवायरनमेंट में, पर्यावरण की दृष्टि से हमने ज़्यादा समझा है। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि जो गर्मी बीत गई, जो हीट वेव गुजर गया, जो भीषण लू से हम निकले हैं बाहर, उसका असर सिर्फ पर्यावरण और स्वास्थ्य पे देखने को नहीं मिला है। उसका असर हमें कहीं ना कहीं अब आने वाले खाद्य उत्पादनों में भी देखने को मिल रहा है। तो यही लिखा हुआ है कि जो हीट वेव है या अत्यधिक लू है, उसका खाद्य उत्पादनों पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कैसे पड़ा है? एक अगर आंकड़ा आप लोगों को बताएं, तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उनके हिसाब से गेहूं की जो फसल है, गेहूं की फसल में दाना भरने के चरण में, मतलब जब वो बीज से उसमें आपको गेहूं का दाना आपको पौधे में जब विकसित होता हुआ समझ में आता है, 40-45 दिन का ये समय अवधि होती है। उसके दौरान अगर 30 डिग्री से ऊपर का तापमान हो, तो प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड की जो वृद्धि होगी तापमान में, वो गेहूं के पैदावार में 3 से 4% की गिरावट दर्ज करा देती है। तो मतलब गेहूं जब आपका अपने फाइनल फसल के रूप में तैयार होता है, जब गेहूं के बीज से फूल उसमें विकसित होकर एक गेहूं के पौधे में गेहूं हमारे अनाज के तौर पे तैयार होता है, तब उसमें तापमान अधिक से अधिक 30% तक होनी चाहिए। यानी हम बात कर रहे हैं फरवरी के महीने के आखिरी के आसपास, क्योंकि मार्च के आखिरी या अप्रैल के आखिरी से तो फिर कटाई शुरू हो जाती है, और नवंबर, दिसंबर इस समय बुआई वगैरह होती है। इस बार आपको देखने को ये मिलेगा कि
फरवरी के जब अंतिम के समय में आप देखेंगे 24 फरवरी, 25 फरवरी, 28 फरवरी, तब उस समय तापमान 30 डिग्री से ऊपर था बहुत सारे जगह पे, 38, 37, 35 इस तरीके से हमें देखने को मिला। अब गेहूं का लिखा हुआ है यहाँ पर एक आंकड़ा है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप बढ़ाते हैं तो 3 से 4% तक उसकी पैदावार में गिरावट दर्ज होगी। तो 35 डिग्री तापमान अगर आपने गेहूं के उस समय उसको जब फल में विकसित हो रहा था, अनाज के रूप में विकसित हो रहा था, उस समय अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है तो सीधे सीधे तौर पर 15 से 20% की गिरावट गेहूं के पैदावार में दर्ज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, और ये काफ़ी अच्छा खासा आंकड़ा है क्योंकि अपने देश में वैसे ही आबादी बढ़ रही है और गेहूं की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। अब इसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि अनाज, दाल और सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी के कारण खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर भी काफ़ी बढ़ी है। मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून से अगर मानसून बेहतर हो तो उससे क्या हमें फ़ायदा होता है? कृषि क्षेत्र की बात हो, ग्रामीण विकास की बात हो, या फिर मानसून का बिगड़ना किस तरह से नुकसान करता है, देता है, इन सब चीज़ों पे हम देखते हैं। तो मानसून का क्या प्रभाव है? देखिए, अब मानसून की व्यापक बारिश हो रही है, इससे देश के कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल सकती है। इससे कृषि विकास के साथ साथ जो खाद्य महंगाई है उसको भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। बारिश अच्छी होगी, मानसून अच्छा होने का मतलब है कि बारिश अच्छी होगी। हर जगह आप सिंचाई की व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, हर जगह नहर नहीं बना सकते। जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं, भारत के अधिकतर जो पठार वाले इलाके हैं, वहाँ पे चट्टानों को काट के नहर बनाना इतना आसान नहीं है। हालांकि जो प्लेन एरिया है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आप नहर की व्यवस्था दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपकी एलुवियल सॉइल मिट्टी है, उसमें नहर बनाना आसान होता है खोद के। लेकिन अब मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, जो पहले से ही सूखेपन से जूझ रहे होते हैं, या फिर वहाँ पर अगर आप सोचेंगे कि हम नहर बना के उनको वहाँ पे किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करा दे, तो ये बहुत मुश्किल है, कठिन कार्य है, कहीं कहीं जगह नामुमकिन है। तो उनकी जो सिंचाई होती है फसलों की, वो आपके सीधे सीधे बारिश पे निर्भर होती है। मानसून अच्छा हो गया तो बारिश बेहतर हो जाएगी, बारिश सही से हो जाएगी तो सिंचाई अच्छा हो जाएगा, सिंचाई अच्छा होगा तो जो भी बीज वगैरह उसमें डाले हुए रहेंगे, खाद्य का उपयोग हुआ रहेगा, वो बेहतर ढंग से इस्तेमाल में आ जाएगा, इससे फसल अच्छा होगा। अब जब फसल अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि जितनी मांग है शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों की, सब्जियों की, फलों की, उनमें बेहतर उत्पादों की वजह से वो मांग पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर बल्कि ये उल्टा ज़रूर हो जाएगा कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा, मांग से ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, तब वहाँ पर महंगाई बढ़ने की बजाय दाम काफ़ी कम हो जाता है फसलों का। इससे फिर जिन लोगों ने कृषि उत्पादन में हिस्सा लिया, जो खेतिहर लोग हैं, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको फिर नुकसान उठाना पड़ जाता है। तब यहाँ पे सरकार के हस्तक्षेप करती है, एक आकलन कर लेती है कि मार्केट में कितनी मांग बनी हुई है उस फसल, उस सब्जी फल के लिए। उसके बाद बाकी जो बचा हुआ अतिरिक्त हिस्सा है, जो ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हो गया है, ज़रूरत से ज़्यादा जिसका उत्पादन हो गया है, तो सरकार तब बोलती है कि आप उसको निर्यात कर लीजिए। और निर्यात करने के बाद जो किसान भाई हैं, जिन्होंने या फिर जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको भी उसका फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है। और फिर मांग के हिसाब से जितना आपने मार्केट में राशन और फल सब्जी पहुंचा दिया, उस हिसाब से महंगाई भी नियंत्रित रहती है। तो यही सब चीज़ें बैलेंस हर साल बनाना पड़ता है। आगे लिखा हुआ है कि जो मौसम एजेंसी है स्काईमेट और भारतीय रिजर्व बैंक, इन लोगों ने भी अपना एक सर्वे किया और उसमें ये पाया कि इन्होंने क्या बोला है कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून है, उसके अच्छा रहने से कृषि गतिविधियों में काफ़ी तेज़ी आएगी। अगर कृषि गतिविधि में तेज़ी आती है, मानसून अच्छा रहता है, तो इसका परिणाम हमें क्या देखने को मिलेगा? इसका परिणाम देखने को मिलेगा कि ग्रामीण बाज़ारों में भी मांग बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, फसल अच्छा होगा तो उसको बेच के थोड़ी धन की प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा। जब किसानों के हाथ में भी पैसे आएंगे तो जाहिर सी बात है वो डिमांड करेंगे, वो मांग करेंगे। इससे हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास देखने को मिलेगा। आरबीआई की तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसंधान विभाग के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य से अधिक रहने से दाल, तिलहन और अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और इनकी आपूर्ति बढ़ने से इनकी कीमतें कम होंगी। बेहतर मानसून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी जो खपत होती है, कंजम्पशन होता है, उसमें बढ़ोतरी होगी।
अब हम ये समझते हैं कुछ आंकड़ों को, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। देखिए, जो पिछला वित्त वर्ष था 2023-24 का, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से और अभी जो ख़त्म हुआ 31 मार्च 2024, ये जो अपना वित्त वर्ष पूरा हुआ है, इसमें देश की विकास दर जो थी वो 8.2% थी। 8.2% अपना ग्रोथ रेट था जीडीपी में। वहीं कृषि विकास दर अगर आप देखेंगे तो महज 1.5% से भी कम था। 1.4% हमें देखने को मिला, क्योंकि जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, उसमें ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। इसलिए कृषि क्षेत्र में कम ग्रोथ होने के बाद भी, कृषि क्षेत्र की विकास दर कम होने के बाद भी, 1.5% के आसपास रहने के बाद भी, हमें जो ओवरऑल जो टोटल हमें देखने को मिलता है अपने जीडीपी ग्रोथ रेट, वो 8.2% के आसपास देखने को मिलता है। पिछले एक वर्ष में अगर आप देखेंगे तो गेहूं की कीमतें 8 से 10% तक बढ़ी हैं। अप्रैल 2024 में देश के गोदामों में जो गेहूं का भंडार था वो अब घटकर मात्र 75 लाख टन रह गया है, जो पिछले 16 वर्षों में भंडारण का सबसे निचला स्तर है। ऐसे में मॉनसून हमें बेहतर मिलना अति आवश्यक है, ताकि जो बाकी फसल हैं उनकी मांग बनी रह सके, और जहां हम गेहूं से बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, वहां हम फिर बाकी फसलों से उस चीज़ को पूरा कर पाएँ। अब देखिए, एक तो वैसे ही हमारे पास भंडारण 16 साल के सबसे कम न्यूनतम स्तर पर है 75 लाख टन। ये 75 लाख टन को आंकड़े को याद रखिएगा। अब ये जो समय बीता है, अभी जो गेहूं की कटाई हो रही है, इसमें भी 30 डिग्री से अधिक गेहूं को तापमान मिला है। तो जाहिर सी बात है कि 15-20% के आसपास, 10-15% के आसपास कुछ न कुछ गेहूं उत्पादन में कमी देखने को मिलेगा। आने वाले समय में ये आंकड़े पेश होंगे, तब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे कि कितना कम देखने को मिल रहा है। तो ये एक नई चुनौती सरकार के सामने और कृषि क्षेत्र में और बाकी लोगों के सामने भी पेश होगी। देखिए, सरकार 1 जून 2024 तक करीब 264 लाख टन गेहूं खरीद चुकी है, उसका भंडारण कर चुकी है। तो लक्ष्य ये है कि 372 लाख टन खरीदना है सरकार को, और 1 जून 2024 तक करीब 264 लाख टन गेहूं सरकार खरीद चुकी है। तो अभी कितना है? अभी करीब करीब 1.5 गुना और सरकार को गेहूं का भंडारण करना है। तो बात ये है, ये जो हम अगला बात समझने वाले हैं कि कृषि में बेहतर भंडारण क्षमता की अब आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें कृषि क्षेत्र में स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम बढ़ा पाते हैं तो इसका क्या लाभ होगा, और नहीं है अभी अगर इतनी भंडारण क्षमता, तो उसका क्या नुकसान देखने को मिल रहा है। ये अलग टॉपिक भी हो सकता है अपने आप में। ये मतलब मेन टॉपिक जो हम देख रहे हैं उसके अंदर एक नया टॉपिक हो सकता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो इंग्लिश में हम समझ सकते हैं कि नीड फॉर बेटर स्टोरेज कैपेसिटी इन एग्रीकल्चर। सबसे पहला पॉइंट है कि महंगाई के प्रबंधन के लिहाज से खाद्य उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ खाद्य उपजों की बर्बादी रोकने से महंगाई पर अंकुश लगने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मांग ज़्यादा है और जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो कम हो रहा है, तो आप उत्पादन को बढ़ा दीजिए। अगर आप उत्पादन को बढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि जितनी मांग है उसके हिसाब से वो फसल, वो सब्जी, वो फल इतने मौजूद हो जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ उत्पादन बढ़ा देने से क्या हम महंगाई पे कंट्रोल पा सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि हाँ भी और नहीं भी। तो इसको हम बल कब दे सकते हैं? उत्पादन आप बढ़ाइए, लेकिन साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जब फसलों की कटाई होती है और जब उसको मार्केट तक पहुंचाया जाता है, उन दोनों के बीच में भंडारण की आवश्यकता होती है, स्टोरेज की आवश्यकता होती है। अगर स्टोरेज फैसिलिटी, भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो सब्जी हैं, फसल हैं, वो बर्बाद हो जाएगा। अगर 15-20% भी बर्बाद हो जाएगा, जैसा कि हर साल होता है, हम आगे भी आंकड़े को देखेंगे, तो उतना तो आप मान के चलिए 15-20, आपने 100 टन उत्पादन किया, 20 टन फसल बर्बाद हो गया, तो एक तरीके से आपने कितना इफ़ेक्टिव उत्पादन किया? आपने अगर सही से देखा जाए तो 80 टन ही तो उत्पादन किया। 20% अगर ख़राब हो गया, जो कभी मार्केट तक पहुंचेगा ही नहीं, जो लोगों के घरों तक पहुंचेगा ही नहीं मांग के हिसाब से, तो इसका मतलब वो उतना आपने उत्पादन किया ही नहीं, एक तरीके से दूसरे नज़र से देखा जाए तो। इसीलिए उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ फसलों की जो बर्बादी है उसको रोकने की भी अति आवश्यकता है। फसलों की बर्बादी संबंधी आंकड़ों को अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इनके अनुसार
खाद्य फसलों की बर्बादी संबंधी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल करीब 15% खाद्य उत्पादन यानी कि फूड प्रोडक्शन नष्ट हो जाता है। स्थिति यह है कि 15% फल और सब्जियों के जो उपज हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। तो कृषि भंडारण यानी एग्रीकल्चरल स्टोरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार से कृषि उपज बर्बादी को कम करने में हमें मदद मिल सकती है। अगला पॉइंट ये है कि देश के अधिक जो शीत भंडार गृह हैं और प्रशीतन सुविधाएं हैं, जैसे मतलब कि कोल्ड स्टोरेज हाउसेस और रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ हैं, इनकी दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी यानी शीत भंडार गृह को स्थापित करना पड़ेगा। जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा है वहाँ पर हमें उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा है वहाँ से हम उनको शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है वहाँ हमें तो बनाना ही पड़ेगा। चूँकि देश में ज़्यादातर किसान गरीब वर्ग के हैं और उनके पास छोटी बिखरी हुई जोत है, यानी कि स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत नहीं हैं, इसलिए यह संभव नहीं है कि वे लोग स्वयं जाकर भंडारण ढांचे में निवेश कर सकें। उनके पास इतना ही उत्पादन से पैसे नहीं आ रहे हैं जिससे कि वो एक बेहतर जीवन जी सकें। हम ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं ऐसे समय में कि ऐसी स्थिति में हम ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि वो खुद जाएं, 10 छोटे छोटे किसान मिलें और भंडारण क्षमता को विकसित कर सकें। और देखिए यहीं पे जब हम लोगों ने कुछ वीडियो पहले सहकारिता क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में सहकारिता के रोल को समझा था कि वहाँ पर हमने ये देखा था कि वो लोग कोल्ड स्टोरेज बनाने में मदद ले सकते हैं। उनको लोन दे दीजिए, उसमें 500 1000 जितने भी हैं छोटे छोटे किसानों का एक संगठन होगा, सहकारी संगठन होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, उनको लोन दे दीजिए और फिर वो लोग, उन लोगों के पास तब इतने पैसे आ जाएंगे कि वो अपने फसल के लिए एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी का निर्माण कर सकें। तो ये पॉइंट रिलेट करिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देश के करीब 92% यानी 90% से भी ऊपर जो शीत भंडार गृह हैं उनका संचालन और स्वामित्व निजी क्षेत्रों में है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्राइवेट सेक्टर का कोई इंसान कोल्ड स्टोरेज खोल के बैठा हुआ है, वहाँ पर कोई भी छोटा किसान भी अगर अपना फसल रखने के लिए जाएगा तो एसी का खर्चा, मेंटेनेंस, कुछ ना कुछ तो उसको देना ही पड़ेगा, तो वो ज़्यादा दाम का होगा। अब यहाँ पे सरकार दो रोल निभा सकती है, या तो सरकार भी अपना गवर्नमेंट का एक कोल्ड स्टोरेज बना ले, या फिर अगर सरकार को कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाना है, सरकार देख रही है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा निजी क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज खुले हुए हैं, तो वहाँ पर ऐसे किसानों के लिए जो लघु एवं मार्जिनल, जो एकदम हाशिए पर हैं, जिनके पास 1 एकड़ से कम है खेत, या फिर जो छोटे किसान हैं, सीमांत एवं लघु किसान जो हैं, जो कहलाते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनके लिए सब्सिडी योजना लागू कर दे कि आप जाइए, आप अपनी फसल को वहाँ पे रखिए, जो बिल बनेगा वो बिल हमारे यहाँ दिखा दीजिएगा और हम सब्सिडी उतनी आपको अकाउंट में दे देंगे। इस तरीके की भी योजना को अपनाया जा सकता है। इसलिए खाद्य भंडारण ढांचे में कभी भी क्या लिखा है, हाँ, इसलिए खाद्य भंडारण ढांचे में कमी की समस्या के समाधान के लिए सरकार के अधिक दखल और अधिक सब्सिडी की आवश्यकता है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। भारत में कुल सड़क विस्तार का करीब 30% हिस्सा अभी भी कच्चा है, ठीक है, जिससे कृषि पैदावार को मंडियों तक ले जाने में काफ़ी समय लगता है और इससे भी कुछ पैदावार खराब हो जाती है, जिसका असर कृषि उपजों की कीमतों पर पड़ता है। रोड प्रॉपर है नहीं हर जगह, 30% रोड अभी भी कच्चे पड़े हुए हैं। बरसात के समय में अब आपको वहाँ से सब्ज़ी फल या फसल कुछ ले जाना पड़ेगा तो उसमें समय लग जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ ये जो बुनियादी ढांचे हैं, रोड है, पुल है, इनको भी साथ साथ बनाते हुए चलना पड़ेगा, ताकि कम से कम मंडी तक उनको पहुँचने में जो समय लग रहा है, जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। देश में खाद्यान्न भंडारण की जो क्षमता फ़िलहाल 1450 लाख टन की है, 1450 लाख टन की है, उसे अगले 5 वर्षों में सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करके कुल खाद्यान्न भंडारण क्षमता 2150 लाख टन किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करके ग्रामीण भारत में अभूतपूर्व खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था के लिए नई अध्याय लिखे जा सकेंगे। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष में हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमें प्रॉब्लम समझ में आ गया, भंडारण करना आवश्यक है, ताकि जो उत्पादन हमारा वेस्ट हो रहा है, ख़राब हो रहा है, जो हमें नष्ट करना पड़ जा रहा है क्योंकि उसकी उपयोगिता नहीं है,
हमें उसे बेहतर करना है। उत्पादन बढ़ाइए, लेकिन जो फसल बेकार हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनको भी रोकने की आवश्यकता है। तब हमारे पास शायद मांग से कई गुना ज़्यादा तक उत्पादन हो सकता है, और जो एक्स्ट्रा उत्पादन हो जाए, जो ज़रूरत से ज़्यादा, मांग से ज़्यादा उत्पादन मार्केट में मौजूद हो, उसे सरकार निर्यात करने के लिए सुविधा मुहैया करा दे। तो निष्कर्ष ये है कि प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाए जाने, जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली अपनाए जाने, ग्रामीण कच्चे सड़कों को मंडियों से जोड़ने और कृषि भंडारण के बुनियादी ढांचे में क्षमता सुधार जैसी नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला, जो सप्लाई चेन है, जो उत्पादन के बाद आप मंडियों तक सब्जी, फल, फसल पहुंचा रहे हैं, इनकी जो आपूर्ति श्रृंखला है, उनमें भी सुधार से खाद्य फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने की आवश्यकता है। तो ये सारे कदम हमें उठाने की, सरकार को उठाने की ज़रूरत है। क्या क्या ज़रूरत है? आप कृषि भंडारण के बुनियादी ढांचे में निवेश करिए, आप ग्रामीण कच्चे सड़कों को मंडियों से जोड़ने की कोशिश करिए, जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली को अपनाइए, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा दीजिए, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। इन सारे चीज़ों का उपयोग करके हम भंडारण की क्षमता को विकसित कर सकते हैं, उसे बेहतर बना सकते हैं, जिससे कृषि उपज को बर्बाद होने से हम काफ़ी हद तक रोक पाएंगे, और जितने फसलों का उत्पादन होगा, उतना ही हम मार्केट तक पहुंचा पाने की स्थिति में होंगे। तो ये अपना पूरा एनालिसिस आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।